एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, स्टार्टिंग में दो कहानियाँ दे रखी हैं, मतलब दो स्टोरी दे रखी है। एक माम्बा की है और एक पीटर की है। माम्बा जो है अफ्रीका में रहती है और पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में रहता है। तो माम्बा जो है वो सुबह उठती है, जल्दी उठती है, पानी को फेच करती है, फिर बहुत ही ज़्यादा दूर चल के जाती है और फिर वो घर पर वापस आती है। फिर आने के बाद वो अपनी मम्मी के घर में हेल्प करती है। फिर अपनी मम्मी की हेल्प करने के बाद वो अपने ब्रदर को ज्वाइन करती है कि वो उनके पास जो गोट थी उसकी टेक केयर करने में वो हेल्प करती है। उसकी जो फैमिली है उनके पास बहुत ही ज़्यादा पथरीली सी लैंड है, जहाँ पे एक छोटा सा उनका हट है। उनके पास इतनी लैंड नहीं है, थोड़ी सी लैंड है। तो माम्बा के जो फादर हैं वो बहुत मुश्किल से मेज़ और बीन्स को उगा पाते हैं, क्योंकि उनकी लैंड थोड़ी सी अच्छी नहीं है वहाँ पे, और ये उनके लिए बहुत ही कम पड़ता है पूरे साल के लिए पूरी फैमिली को फीड करना। ठीक है, और जो पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में रहता है। उसकी फैमिली का जो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री का ये उनका बिजनेस है वहाँ पे। एवरीडे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो घर पे वापस आने के बाद पीटर अपने अंकल को रोज़ देखता है कि वो कैसे उनकी जो पास जो शीप थी उसकी केयर कर रहे हैं, कैसे केयर कर रहे हैं। तो उसकी जो शीप यार्ड है वो एक प्लेन सरफेस पे है, जहाँ पे विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस, मतलब कि थोड़ी सी ही दूरी पर वहाँ पे एक हिल वाला एरिया है, वहाँ पे प्लेन एरिया, वहाँ पे उनका शीप यार्ड है। ठीक है, इट इज़ मैनेज इन द स्पेसिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वो उस शिप यार्ड को ऐसे मैनेज करते हैं, साइंटिफिक वे में मैनेज करते हैं, विद द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पीटर की फैमिली जो है उनका एक और काम है कि वो वेजिटेबल्स को उगाते हैं। थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वो वेजिटेबल्स को बहुत ही अच्छे से उगा पाते हैं। तो माम्बा और पीटर दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, दोनों अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही दोनों जगहों पे डिफरेंट लिविंग है, जहाँ वहाँ पे रहने का तौर तरीका अलग है। वो जो डिफरेंस है दोनों जगहों में, वो क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब का बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही जगहों पे। अफ्रीका और न्यूजीलैंड में दोनों में ही बहुत डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी का, वाटर का, एनिमल्स का, लैंड, सॉइल, इन सब का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों का अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का दोनों जगहों पे, ये मेन रीज़न है कि जो दोनों की अलग अलग जगहों का ये डिफरेंस है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है हमारा लैंड। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड जो है वो हमारे जो अर्थ का सरफेस है उसका 30% कवर करता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो नॉट हैबिटेबल है। नॉट हैबिटेबल का मतलब होता है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। मतलब कि आपको पता होगा कि 70% जो है हमारी अर्थ का वो पानी का है, और जो बचा हुआ जो एरिया है 30% उस पर लैंड है। और उस 30% से भी मतलब 70% पे तो लोग रहते ही नहीं है, और 30% जो है वहाँ पर ही लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, मतलब जो हमारी लैंड का जो सरफेस है सपोज 100% है, ठीक है, उसमें से 30% पे ही लोग रहते हैं, और जो बचा हुआ 70% है उस पर लोग नहीं रहते। अब आप ये अच्छे से समझा रखा है डू यू नो में, आप साइड में देखो ये दे रखा है डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 30% एरिया पर ही रहती है, और जो रिमेनिंग 70% जो लैंड बचती है वो स्पेयरली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेंट है। स्पेयर्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि वहाँ पे वो बहुत डिफ़िकल्ट प्लेस होता है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लैंड और वाटर वगैरह की बहुत दिक्कत है। और अनइनहेबिटेंट का मतलब होता है जहाँ पे लोग नहीं रह सकते। ठीक है, तो वहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते 70% एरिया पर, और जो 30% है उस पर ही लोग रहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिएड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ के लैंड और क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। द रक्ट टॉपोग्राफी, रक्ट टॉपोग्राफी का मतलब होता है कि जहाँ पे एरिया जो है वो रॉक्स, ट्रीज वगैरह से कवर्ड हो। स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, मतलब वहाँ पे खड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। लोअर लेइंग एरिया सस्टेबल
पिटेबली टू वाटर लॉगिंग। इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्लड आने का, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन का होता है, तो इसीलिए वो जगह एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डेजर्ट एरिया वहाँ पे भी बहुत मुश्किल से लोग रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा। थिक फॉरेस्ट एरिया आर नॉर्मली स्पेयरली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड एरिया है, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। अगर रहने की कोशिश भी करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पे रहना, ऐसी जगहों पे रहना जहाँ पे फ्लड आने का खतरा हो, जहाँ पे खड़ी पहाड़ियाँ हो, जहाँ पे रॉक्स हो, बहुत सारे ट्रीज़ हो। वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, वहाँ पे कैसे अपना कुछ काम वगैरह कर पाएंगे, एग्रीकल्चर कर पाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल जगहें होती हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे रिवर वैली होती है, प्लेन जगहों वगैरह होती हैं, तो वो एक सुटेबल लैंड होती है एग्रीकल्चर के लिए। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वर्ल्ड का, जहाँ पर हमारे पास रिवर वैली और प्लेन्स वैली हो। अब डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एक ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन रह सकती है। तो मतलब ऐसे एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए हमारा जो 70% जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वहाँ पे लोग नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट है या फिर माउंटेन्स वगैरह है, तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं लैंड यूज़। लैंड यूज़ क्या होता है, लैंड को हम कैसे यूज़ करते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है, फॉरेस्ट्री के लिए। फॉरेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे हम फॉरेस्ट प्लांटेशन रिलेटेड और नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड कि हम स्टडी करते हैं या फिर उसको मैनेज करते हैं, तो होता है फॉरेस्ट्री। माइनिंग के लिए यूज़ होती है लैंड। बिल्डिंग हाउसेज, अब हम हाउसेज बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है। रोड्स, सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए लैंड यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, तो इसे ही हम लैंड यूज़ कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बा एंड पीटर फैमिली यूज़ देयर लैंड। सो आपको पता है कि लिस्ट आउट कर सकते हो कितने वेज में माम्बा और पीटर फैमिली यूज़ करती हैं लैंड को। तो माम्बा की जो फादर थे वो बहुत ही मुश्किल से मेज़ और बीन्स को उगा पाते थे, तो मतलब वहाँ की लैंड पर कुछ भी चीज़ उगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन पीटर की फैमिली जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वो वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों जगहों पर। The use of the land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. जो लैंड का यूज़ है हम फिजिकल फैक्टर्स में डिटरमाइन कर सकते हैं, वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मैंने मतलब आपको बताया, जहाँ पे रॉक्स वगैरह से लैंड कवर होती है। सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो इन सब चीज़ों से हम फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो यूज़ करने लायक लैंड है या नहीं, वहाँ पे हम रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमें डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो डिटरमाइंड ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। सो ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी जगह पर रहने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे पॉपुलेशन भी देखनी होगी और वहाँ की टेक्नोलॉजी भी देखनी होगी कि वहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तभी तो हम अपना घर चला पाएंगे, है ना। अगर हम कुछ भी चीज़ उगाते हैं, उसे बेचने चाहते हैं, तो वहाँ के लिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी चाहिए होगी, और वहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन फैक्टर्स के लिए। ठीक है, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज। अब लैंड को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वो है प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड होती है एक इंडिविजुअल की लैंड, मतलब ये मेरा घर है, ये किसी और का घर नहीं है, ये एक सिर्फ मेरा है, लाइक ओन बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की है खाली वो, तो वो हो गई हमारी प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड हो गई इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। कॉमन यूजेस के लिए वो एक कम्युनिटी लैंड है, वो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी कम्युनिटी की पूरी लैंड है। कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स का मतलब होता है जहाँ पर एनिमल्स के लिए फूड को उगाया जाता है, जो एक इंडिविजुअल फार्मर प्रोड्यूस करता है। कस्टमाइज्ड कैटल फीड, मतलब कि एनिमल्स के लिए वहाँ पे फूड उगना, फ्रूट्स उगना, नट्स और मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर उगना, हर्ब्स वगैरह जो होती हैं वो सब उगना। तो दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ये हमारा एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है सबके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को उगाना है, मेडिकली आपको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, तो वो एक कम्युनिटी लैंड होती है जहाँ पे आप ऐसे मेडिकल हर्ब्स वगैरह वहाँ पे उगा सकते हो। सो
दिस इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। तो दो वेज पता चल गया आपको, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। सो आगे दे रखा है पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। पीपल और उनकी डिमांड्स बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, तो लैंड हमारे पास लिमिटेड है लेकिन उनकी डिमांडें बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी बहुत प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, डिफरेंस है हर जगह की लैंड में। सो पीपल स्टार्टेड अनक्रोचिंगली द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप द कमर्शियल एरियाज। पीपल ने स्टार्ट कर दिया कि बिल्कुल ही कॉमन लैंड को एक कमर्शियल एरिया बनाने का, टू बिल्ड अप द कमर्शियल एरिया बनाने का। जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उसको अर्बन एरिया में बना रहे हैं, और हमें एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना है, तो एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए वो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। टुडे वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। जो हमारा वास्ट चेंज हो रहा है लैंड के पैटर्न, लैंड यूज़ पैटर्न में, तो वो कल्चर चेंज इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में जो कल्चर का चेंज आ रहा है उसकी वजह से भी एक वास्ट चेंज हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन्स, डेजर्टिफिकेशंस आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिकली हमारी लैंड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो लॉस हो रहा है माना बायोलॉजिकली और इकोनॉमिकली प्रोडक्शन में, वो हमारा रिड्यूस हो रहा है हमारा लैंड का, जो कि हमारे लैंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, सॉइल इरोजन्स होते हैं, और डेजर्टिफिकेशन होता है। ये सारी हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, जिससे हमारा जो एक्सपेंशन है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, पर ये सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। नए नए घर बनाए जा रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लैंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हमें दे रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब कैसे हम अपने लैंड रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करें और उसको नुकसान पहुंचाने से बचाएं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर इवन ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो जो फॉरेस्ट हमारा जो कवर है उसको हम पेड़ों को कम काटें, लैंड को कम नुकसान पहुंचाएं, और हमारे अंदर एक और डर क्रिएट होता जा रहा है कि फॉरेस्ट पेड़ों को काटा जा रहा है क्योंकि हमें घर बनाने हैं और हमारी डिमांडें बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी बहुत लॉस होगा। हमें खतरा हो सकता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट है, उससे हम सांस लेते हैं, तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सांस लेने के लिए, तो बहुत हमारे मन में डर है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम खो ना दें। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. हमें रोज़ जितना लैंड डिग्रेडेशन मतलब जितना भी अफेक्ट हो रहा है लैंड को, कि उसको हमें रोज़ चेक करना चाहिए कि कितना इन सब चीज़ों से नुकसान हो रहा है हमारी लैंड को। ठीक है, और फॉरेस्टेशन, लैंड रिकग्निशन, रेगुलेशन, यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र, इन सबको हमें रोज़ चेक करना चाहिए कि हम कितना केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को हम चेक कर रहे हैं। एंड चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग आर द सम कॉमन मेथड्स टू यूज़ टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। और हम रोज़ ऐसे चेक करते रहेंगे, रेगुलर चेक करते रहेंगे कि कितने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह हम यूज़ हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, तो इससे हम अपने लैंड रिसोर्स को हम बचा सकते हैं ख़राब होने से। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लैंड का ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे सॉइल वाटर के बारे में। सो या, थैंक यू सो मच, बाय बाय।